नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज सेट 13 में हम करेंगे मई के करंट अफेयर्स और फाइनली इस 13 के थ्रू हम मई को खत्म कर देंगे। साथ ही हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कुछ सोशल स्कीम से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड इशू। स्टडी आई की पे आप विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस आ रही है इन सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है आज ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। सबसे पहली बात है, किसने किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किया। इन्होंने एक सर्वे रिलीज किया, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। करता क्या है? असेस करता है कि एनर्जी की डिमांड में और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे जैसे CO2 के एमिशन बढ़ेंगे, अर्थ पे अनसस्टेनेबिलिटी या फिर हम कहें अनसस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है वो आपका होता जाएगा। तो एमिशन जो है ये देखे गए कि 2021 में किस तरह से ये डिमांड बढ़ती जा रही है, रिव्यू किया गया और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता जा रहा है। आइए के बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली। आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये OECD के फ्रेमवर्क में काम करती है। इसके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, गवर्निंग बोर्ड होते हैं जो पूरी डिसीजन मेकिंग करते हैं आईई के। अब यहाँ पे एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इन सब के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं ये सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, कंट्री के जो भी लेटर से हमारे यहाँ पावर मिनिस्टर हैं, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं, तो कोई भी ऐसे मिनिस्टर हैं तो वहां पे, या फिर यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां के जो मेंबर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो इस आईईए में मेंबर्स बने। क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो यही हो जाता है कि यही लोग जाके अपनी कंट्री में, अपनी पार्लियामेंट में इन डिसीजंस को इन्फोर्स करा पाते हैं। तो ये एज अ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हर कंट्री से यहाँ पे रहते हैं। 74 में इसको स्टार्ट किया गया था। उस समय आपको याद होगा एक ग्लोबल डिसरप्शन आया था सप्लाई चेन में ऑयल की। तो जैसे ही सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया पूरे वर्ल्ड में, इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, इंडिया भी इंपैक्ट हुआ था। तब से लगा कि एक ऐसा एक फोरम होना चाहिए जो एक ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ फोकस कर सके और वर्ल्ड को इस ऑयल शॉक से बचा सके। तो इसके लिए एनर्जी पॉलिसीज पे फोकस करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एनर्जी के लैग के चलते, एनर्जी की सप्लाई पूरी ना हो पाने के चलते अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं रुकता है तो उस पर फोकस करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, या कहाँ कहाँ से आप एनर्जी ले सकते हैं, किस तरह से वर्ल्ड कोलैबोरेट करके आप कहें सन एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं CO2 का, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो हम कम एमिशंस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, क्या हम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं ढूंढ सकते, और उन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में R&D में क्या पैसा खर्च होगा, ये सारे डिस्कशंस यहाँ पे किए जाते हैं। इन्हीं को आप 3E कहते हैं, IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये IEA का जो 3E है ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि ये बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एनर्जी सिक्योरिटी की और साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। तो 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे वहां पे कि आईईए से रिलेटेड है। आईईए जो है वो OECD के अंडर काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडो राइनो विजन 2020। डायनासोरस की पॉपुलेशन आप देख ही रहे हैं देश में कम होती जा रही है, इसलिए इंडिया जो है ऑफिशियली एक विजन लाने के कगार पे है। तो इंडियन राइनो विजन का हमने स्टैब्लिश करने का जो फाइनल डिसीजन है वो हम ले चुके हैं। अब एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पे आप ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं 2 राइनोस की, मानस नेशनल पार्क, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम में। ठीक है, तो आप मानस में जो है लेके जा रहे हैं पोबितोरा से 2 राइनोस। अब यहाँ पे इंडियो राइनो विजन जो है वो सक्सेसफुल होने की बात की जा रही है। अब ये 8th राउंड था राइनो ट्रांसलोकेशन का अंडर IRB 2020 में हम ये विजन लेके आए, और अब ये हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि अब 8th टाइम हमने ट्रांसलोकेशन किया राइनो की। जिन जिन एरियाज में पॉपुलेशन ठीक है, जिन एरियाज में पॉपुलेशन नहीं है, तो ट्रांसलोकेट करके हम हैबिटेट, उस हैबिटेट में राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिजाइन किया गया था राइनो टास्क फोर्स 2005 द्वारा। क्या है राइनो टास्क फोर्स 2005? इसका एक टारगेट है कि देश में राइनो की पॉपुलेशन को आपको 3000 लेके जाना था 2020 तक। और ये कहां पे करना है? 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम। आप जैसे कि देख रहे हैं आसाम का जो एरिया है वहां पे आपको राइनोसोरस की पॉपुलेशन एबंडेंस इनफैक्ट वहीं पे आपको देश में मिलेगी। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क को फोकस में रखा गया, पोबितोरा नेशनल पार्क को रखा गया, ओरांग को रखा गया, मानस को रखा गया, लौखवा को रखा गया, बुरा चपोरी को रखा गया, और साथ ही साथ दिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा गया। तो एक बात ये हो जाती है कि याद रखिएगा ये सारी जो सेंचुरीज और जो पार्क्स हैं ये सब आसाम में है। तो आसाम में राइनो की हैबिटेशन के लिए अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट है। सक्सेस की बात करें, देखो सक्सेस ये है कि लगभग 38% जो है इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में 9 साल में।
पहले हमारे पास 2575 राइनोज हुआ करते थे लगभग 2011 में। आज हमारे पास 3550 राइनोज की पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल मिशन है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो क्या डेटा देता है। वो कहता है कि 2012 से लेके लगभग 91% जो असम का राइनो है और बाकी 80% जो अदरवाइज आप देखिए राइनो काउंट है, वो काजीरंगा में ही कंसंट्रेटेड है। तो इसलिए काजीरंगा से बाकी जगहों पे राइनो को ट्रांसलोकेट करके आप बाकी जगह पर भी, बाकी सेंचुरीज में भी राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो इंडिया राइनो विजन 2020 है, ये बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है और इंडिया इस पे काफी फोकस कर रही है। 2020 में रिपॉपुलेट किया, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसलोकेट किया प्रोटेक्टेड एरियाज में राइनो को, काजीरंगा और पोबितोरा के अलावा भी। मानस यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 साल से कोई भी राइनो नहीं था, 10 साल पहले तक कोई राइनो नहीं था। तो ट्रांसलोकेट करके हमने मानस सेंचुरी में भी 20 राइनोज जो हैं वो अब वहाँ पे हैबिटेशन में हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कंप्लीटली एक तो ट्रांसलोकेशन से बेनिफिट क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल जाती है, आप मॉनिटर कर पाते हैं और डिवीजन हो गया, ठीक है। तो सब जगह जो है हैबिटेट को बेनिफिट मिल रहा है। देखो जिस तरह से ये वाइल्ड लाइफ हैं, ये वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड लाइफ की एक फूड साइकिल चेन में या एक इंपॉर्टेंट चेन का पार्ट होते हैं। अगर एक भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट होता है तो बाकी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश कर रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं कि हैबिटेशन में बेनिफिट्स होंगे ही होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ पोचिंग और सिकनेस वाला जो प्रॉब्लम है वो भी केटर किया जा रहा है। आईयूसीएन की बात करें तो आईयूसीएन में इंडियन राइनो जो है वो एंडेंजर्ड से वल्नरेबल ला दिया गया था 2008 में, ठीक है। कहाँ वो एंडेंजर्ड था, फिर हम उसको वल्नरेबल लिया। अब जो सिचुएशन है आपको बेटर होती हुई दिख रही है, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब नेशनल एक और हम प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। इसको मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 2019 में लॉन्च किया था, वर्ल्ड राइनो डे के उपलक्ष्य में। अब यहाँ पे बात क्या की गई थी कि आप कैसे वन हॉर्न राइनोसोरस को आपको बेटर करना है। साथ ही आप देखेंगे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 में ये आया। इसमें इंडिया ने कोलैबोरेट किया भूटान के साथ, नेपाल के साथ, इंडोनेशिया के साथ, मलेशिया के साथ। तो साथ ही साथ राइनो एशियन राइनोस की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया। इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्रेटर वन जो आपका वन हॉर्न राइनोसोरस है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमें राइनोसोरस के बारे में जाननी है। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो एग्जैक्टली है कि कब होता है वर्ल्ड राइनोसॉर्स डे। तो वो होता है 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है। अब एग्जैक्टली देख लेते हैं क्या है ये। इसको फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2006 में रिलीज किया था। ये एक फ्रेमवर्क है, वो बताता है कि बेंचमार्क प्रोग्रेस कैसे हो रही है मेन और वुमेन की, जब हम डिस्पैरिटीज की बात करते हैं, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड किस तरह से ये प्रोग्रेस हो पाई है, कितना ज्यादा मेन और वुमेन के बीच में डिफरेंसेस कम हुए हैं, कितना ज्यादा वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, क्या यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पा रही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे वर्ल्ड ओवर एनालाइज की जाती हैं। स्कोर जो है वो 0 to 100 दिया जाता है और उस स्कोर से आइडिया लग जाता है कि पैरिटी इन लोगों के बीच में या फिर मेन और वुमेन सेक्सेस के बीच में, जेंडर के बीच में क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देखेंगे कि 156 कंट्रीज होती हैं जिनमें 4 बेंचमार्क पे उनको इवैल्यूएट किया जाता है। अब ये बेंचमार्क हम जैसे अगर यहाँ देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी कैसी है वुमेन के लिए, एजुकेशनल अटेनमेंट कैसा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल के केस में कैसे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। तो मल्टी डायमेंशनल हम यहाँ पे बात करेंगे कि वुमेन के ग्रोथ को देखा जाता है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट को देखा जाता है, ग्रोथ को नहीं, डेवलपमेंट को देखा जाता है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को मेजर किया जाता है। अगर अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन सी कंट्री बेटर परफॉर्म कर रही है। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा परसेंटेज दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जितना 100% आ जाएगा उतना बेस्ट कंट्री मानी जाएगी, ठीक है। तो अब जो कंट्री 0 पे होगी उससे क्या होगा कि जेंडर गैप क्लोज्ड, कितना ज्यादा क्लोज हो गया है। अगर 100% है तो कहेंगे कि अच्छा हाँ फुल जेंडर पैरिटी है, जेंडर वुमेन और मेन जो है वो बराबरी पे है, ठीक है। तो यहाँ बांग्लादेश देखिए 65th रैंक पे 156 कंट्रीज में से, एंड 71.9% जेंडर गैप जो है क्लोज कर दिया। मतलब जितना 100 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे कहेंगे उतना बेटर सिनेरियो है वुमेन इज टू मेन का, यानी जो गैप है ये उतना छोटा हो गया है। इंडिया में अभी भी आप ये देखेंगे ये गैप 62.5% ही भरा है, यानी लगभग हम बात करें यहाँ पे 37.5% जो गैप है वो अभी तक नहीं भरा गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी इंडिया को परफॉर्म करना है। बांग्लादेश आगे चल रहा है, नेपाल भी भारत से आ गया, श्रीलंका भी आ गया, मालदीव भी आ गया, भूटान भी आ गया, पाकिस्तान हमसे काफी पीछे और अफगानिस्तान तो बहुत ज्यादा। लास्ट कंट्री जो है अफगानिस्तान, और अब
तालिबान के टेक ओवर के बाद पाकिस्तान शायद ऑलरेडी लास्ट है, ये आपको गैप जो है ये काफ़ी कम होता, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा अफगानिस्तान में आने वाले 1-2 सालों में। तो इस तरह से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है और इसी तरह से 4 पैरामीटर्स। अब आपसे देखो पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 0 टू 100 स्केल पे क्या एग्जैक्टली वेरिएशंस है, क्या एग्जैक्टली मेजरेबल सिनेरियो है और किस तरह से इसको मेजर किया जाता है। क्या 100% का मतलब है जेंडर गैप पैरिटी एकदम फुल्ली फुलफिल्ड है? तो बिल्कुल है। और साथ ही साथ कौन-कौन से 4 पैरामीटर्स पे यहाँ पे काम होता है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो हमें देखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखना है। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी यहाँ पे एक वुमेन इक्वालिटी से जुड़ा टॉपिक है, वुमेन की हेल्थ से जुड़ा टॉपिक है और ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा टॉपिक है। अब आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। इसका टाइटल क्या है? माय बॉडी इज माय ओन। यानी वुमेन का उसकी बॉडी पे कंप्लीट राइट है रिप्रोडक्शन को लेकर। अगर वुमेन चाहे तो वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, उसको नहीं चाहे तो फिर वो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। लेकिन आप देखेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो वुमेन का कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं होता फैमिली प्लानिंग में। ये बेसिकली रिपोर्ट यही मेजर करती है कि वुमेन की अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी को लेके क्या एक्सेसिबिलिटी है, क्या उसके पास वो पावर है कि वो डिसीजंस ले सकती है अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मैरिटल रेप को लेके भी कोर्ट में एक चर्चा चली थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम मैरिटल रेप जैसी चीज इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब कोई भी नॉन कंसेंसुअल रिलेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपसे रेप नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे यही सारी बातें हो जाती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कि क्या वुमेन के पास वो राइट्स हैं अपनी बॉडी को लेके, वुमेन की बॉडी है क्या उनकी अपनी है, या फिर अगर वो किसी मैरिटल रिलेशनशिप में है या फिर पेट्रियार्कल सेटअप में है तो जो मेन है वो उसको ओन करते हैं या फिर मेन के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी तो देखो कही जाती है, हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की इक्वालिटी बिफोर लॉ की, बात करेंगे आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 17 की। आपको बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे जो बात करते हैं इक्वालिटी की, जो वुमेन को इक्वल स्टेचर पे रखते हैं। लेकिन क्या एग्जैक्टली ये लॉस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स फुलफिल होते हैं? कहा जाता है कि केवल 75% ही वुमेन के अपने राइट्स जो हैं, लीगल राइट्स फुलफिल हो पाते हैं। अगर मेन 100% राइट्स का बेनिफिट लेते हैं तो वुमेन 75% ही बेनिफिट ले पाती है, 25% वो बेनिफिट नहीं ले पाती, क्योंकि वो किसी ना किसी पेट्रियार्कल माइंडसेट में, किसी ना किसी पेट्रियार्कल फ्रेमवर्क में फंसी होती हैं, इसलिए उनको अपने राइट्स नहीं मिल पाते। ग्लोबल कन्वेंशंस देख लेते हैं क्या-क्या हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स को जो सपोर्ट करती हैं। सबसे पहली बात है इंटरनेशनल कोवेनेंट है इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स का 1996 का, ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको याद होगा एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वर्ल्ड में एक्चुअली यही एक सबसे बड़ा इस समय कन्वेंशन है या फिर वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है जिसपे बार बार चर्चा होती है सीडॉ पे, कि वो वुमेन राइट्स की बात करता है, वो इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर पैरिटी की बात करता है। उसी में एक बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म आया था जिसको फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में एक्सेप्ट किया गया था। अब एग्जैक्टली उसमें क्या था, उसमें यही था कि वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए, इक्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है या फिर आप कहें जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो डिसॉल्व होनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए और वुमेन को अपने राइट्स एंजॉय करने का फ्रीडम होना चाहिए। इसके अलावा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी अगर हम बात करें जो हमें 2030 तक एक्सेप्ट करने हैं, तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा बार कहा गया है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है कि इंपॉर्टेंट राइट है वुमेन के साथ। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि एसडीजी का टारगेट 5.6 ये कहता है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स का। याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि वुमेन के अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, कंट्रीज उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन देता हो या नहीं देता हो। तो यहाँ पे 5 हम बात करते हैं ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी की, तो यहाँ बात हो जाती है जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है गोल नंबर 5 और उसी का पॉइंट नंबर 6 बात करता है रिप्रोडक्टिव इक्वालिटी की। एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 1 कहता है नो पॉवर्टी, 2 कहता है जीरो हंगर, उसके बाद आप देखें ग्लोबल हेल्थ की बात करी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, क्लीन वाटर की बात की जाती है, उसके बाद एनर्जी एनवायरमेंट, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से क्लीन एटमॉस्फेयर क्लीन ओशंस की बात की जाती है। तो ओवरऑल ये जो 17 आपके गोल्स हैं, 16 गोल्स हैं और 17 क्या है अचीविंग ऑल द गोल्स, तो 16 एक्सप्लिसिटली मेंशन गोल हैं और 17 गोल ये कहता है कि 1 टू 16 सारे गोल्स को हमें यहाँ पे एक्सेप्ट या फिर हमें जल्दी से अडॉप्ट करना है, सक्सेसफुल करना है और 2030 तक वर्ल्ड को सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे वो क्लीन वाटर की बात हो, रिसाइकेबल प्रोडक्शन की बात हो, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस की बात हो, क्लाइमेट एक्शन की बात हो,
ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ड को टाइमली अचीव करनी है। तो अगर आप 1 से लेके 6 तक भी याद कर लेंगे जो प्राइमरली सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्स हैं, तब भी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर आप सारे याद कर सकते हैं तब भी वेल एंड गुड है। आगे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक। काफ़ी न्यूज़ में था मेडिकल ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी कोविड-19 के टाइम पे, सबने इस बात को देखा है, कई लोगों ने सफ़र किया, इनफैक्ट सबकी फैमिलीज़ में कहीं न कहीं एक सफ़रेज ज़रूर देखा गया है। तो समझ लेते हैं एग्ज़ैक्टली मेडिकल ऑक्सीजन है क्या? देखो मेडिकल ऑक्सीजन कैसे डिफ़र करता है ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन वही एक एयर में मिलने वाली गैस है जिसको आप इन्हेल करते हैं, ठीक है? आप बहुत सारी गैसेज़ इन्हेल करते हैं, लंग्स उनको प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन आगे बॉडी में भेज देता है और बाकी सब डिस्चार्ज होके CO2 स्पेसिफिकली बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मेडिकल ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट है। जैसा टर्म बता रहा है मेडिकल ऑक्सीजन एक तरह से इंडस्ट्री में बनाई जाने वाली मेडिकल पर्पस की या मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन है। एक प्रोसेस से बनाई जाती है और उस प्रोसेस से जब वो एकदम रिफाइंड 99.9% प्योर ऑक्सीजन हो जाती है तो हम उसको मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन कहते हैं। एक इंडस्ट्रियल ग्रेड की ऑक्सीजन भी होती है जो आपको वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है। उसमें कुछ सेडिमेंटेशन होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कहा जाता है कि ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए फिट नहीं है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस बार डिमांड थी मेडिकल ऑक्सीजन की और इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी आपको याद होगा लिंडे करके काफ़ी फ़ेमस कंपनी है, वही इंडिया में तो देश भर में एक वही ऐसी कंपनी है जो मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स जगह-जगह हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल करती है। अब मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है जिसको हॉस्पिटल और क्लिनिक यूज़ करते हैं वेरियस इलनेस में। जब भी बॉडी का सैचुरेशन लेवल यानी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, उसे हम सैचुरेशन लेवल कहते हैं कि ब्लड जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रही होती जैसा कि मैं बताया ऑक्सीजन जब जाती है तभी आपका जो सेल्स है वो फंक्शन कर पाते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो पाता है और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, ब्लड का जो जो बॉडी का जो फंक्शन है वो रुक जाएगा अल्टीमेटली हार्ट फेल देन उसके बाद ब्रेन डैमेज जैसी चीज़ें कोई भी फेस कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो साँस रुक जाने से जब दिल रुक जाएगा तो बाकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं या फिर ब्रेन की हम बात करें तो वो सब काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 90% ऑक्सीजन होती है, 5% नाइट्रोजन होती है, 5% आर्गन होती है। अब यहाँ पे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है। इसको आपको आती कैसे मिलती कैसे है? तो ये आपको क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन के थ्रू मिल जाती है। आप एयर को लिक्विफाई करते हैं, एयर को कैच करते हैं, एयर को एब्ज़ॉर्ब करती है मशीन, उसे लिक्विफाई करती है, फिर क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन के थ्रू निकालती है और फिर आपको 99.5% प्योरिटी की ऑक्सीजन मिलती है। ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक्स में बड़े-बड़े क्रायोजेनिक सिलेंडर्स के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर को जब कंप्रेस कर देते हैं तो फिर हाई कंप्रेशन में वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। फिर उसको डिस्टिलेशन कॉलम्स में भेजा जाता है, जिससे कि आपको लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स में भेजी जाती है, सप्लाई की जाती है। देखिए हाइली गैसिफाइड ऑक्सीजन आपको जो ट्रक्स में जा रही होती है वो नहीं होती, वो लिक्विफाइड होती है। उसको वापस से रीप्रोसेस करके फिर से गैसिफाई किया जाता है। जब वो वापस पहुँचती है छोटे-छोटे सिलिंडर्स के पास वहाँ रीगैसिफिकेशन का प्रोसेस होता है, छोटे-छोटे सिलिंडर्स में उसको भरा जाता है और उन सिलिंडर्स को हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन जो है लिक्विफाई करके ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है। अदरवाइज़ आप देखते हैं गैस काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरती है, तो इसलिए सिलिंडर में उसको लिक्विफाई करके प्रेशर के साथ फिल करना पड़ता है। एक और प्रोसेस इस बार हमने देखा जो हमने मशीन के थ्रू देखा वो तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। काफ़ी डिमांड थी, ब्लैक बहुत हो रहे थे। एग्ज़ैक्टली होता क्या है, कैसे वर्क करता है? देखा भी होगा आप लोगों ने घर में यूज़ भी कर लिया होगा इलेक्ट्रिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस होती है। आइडिया क्या होता है कंसंट्रेट करती है एम्बिएंट एयर से ऑक्सीजन को। एम्बिएंट एयर की अगर हम बात करें तो आपको पता है उसमें नाइट्रोजन है, उसमें वेरियस अदर गैसेस भी है, उसमें 21% के आसपास जो एक मात्रा आप देखेंगे ऑक्सीजन की भी है। तो सराउंडिंग एयर को लेती है, फिर सीव के थ्रू उसको एब्ज़ॉर्ब करती है। यहाँ पे ज़ोलाइट मेम्ब्रेन्स होती हैं, नाइट्रोजन को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और नाइट्रोजन को एब्ज़ॉर्ब करके वापस से वो छोड़ देती है एनवायरनमेंट में। जो बच जाता है वो रेसिड्यू जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन को वो कंप्रेस करती है, फिर डिस्पेंस करती है 90 टू 95% प्यूरिटी पे। इसलिए कहा जाता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड ऑक्सीजन नहीं दे पाते, लेकिन छोटे समय के लिए सस्टेन करने के लिए पेशेंट को कि उसको कोई उसका हार्ट फेलियर ना हो, बॉडी को जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो थोड़ा सैचुरेशन लेवल एटलीस्ट 95% पे वो मेंटेन कर पाए, तो फिर वही यहाँ पे कर देता है। कंसंट्रेशन को मल्टीपल ट्यूब से भी अटैच किया जा सकता है, 3-4 पेशेंट्स को भी दिया जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ से एयर जो है वो वापस बैक कंसंट्रेटर की मशीन में आती है, तो कहा जाता है कि एक से होने वाला इन्फेक्शन बाकी 3-4 मरीजों में फैल सकता है। एक और चीज़ जो थी बार-बार सरकार कह रही थी कि हमने पीएसएस बहुत लगा ली। जैसे मैंने आपको लिंडे फर्म का बात की, लिंडे जो कंपनी है वो पीएसएस लगाती है। तो क्या प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स ये हॉस्पिटल्स में ही एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट होते हैं जो टेक्नोलॉजी को बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है पीएसए, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन।
ये क्या करेगी कि एम्बिएंट एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर एयर को कंसंट्रेट ऑक्सीजन में हॉस्पिटल्स को सप्लाई करेगी, ठीक है। और फिर सब हॉस्पिटल्स जो हैं वो डायरेक्टली कंसंट्रेटर्स मशीन्स के थ्रू आपको ऑक्सीजन दे पाएंगे, पेशेंट को दे पाएंगे। मतलब हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में ही पीएसएस लगाए गए, वहीं पे ऑक्सीजन बन रही है, उन्होंने नाइट्रोजन उन्होंने एयर से एब्जॉर्ब किया, उन्होंने बेसिकली एब्जॉर्ब किया और उसको एम्बिएंट एयर उसको क्या किया, कंसंट्रेट किया, ठीक है। अब अल्टीमेटली ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके सिलेंडर्स तक या फिर पाइपलाइंस के थ्रू सीधा पेशेंट तक सप्लाई किया। तो ये पीएसए प्लांट्स जो है एक तरह से ये सप्लाई ये आपके यूज किए जाते हैं एयर जो है या ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली पेशेंट को सप्लाई करने में। ये नियर एम्बिएंट टेम्परेचर में काम करते हैं और ये स्पेसिफिक एब्जॉर्ब इसका मटेरियल होता है, जैसे जियोलाइट्स होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूलर सीव्स होती हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती हैं हाई प्रेशर में, तो ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है, हाई प्रेशर यहाँ पे डेवलप किया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन तो है वो सीव करके बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप्ड ऑक्सीजन को सिलेंडर्स या फिर पाइपलाइन के थ्रू पेशेंट के बेड तक भेजते हैं। फाइनली हम देखेंगे जब एम्बिएंट टेम्परेचर पे, नियर एम्बिएंट मतलब जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, जो उस पे एयर होती है, तो किस तरह से फंक्शन करती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे एयर इनलेट फिल्टर होता है, इससे एयर अंदर आती है, ये एयर को ब्लो करता है, एब्जॉर्बर ए में जाती है, देन उसके बाद वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। देन उसके बाद बैलेंस टैंक में जाती है, यहाँ से जब वो फाइनली फिल्टर होती है तो इसके थ्रू यहाँ से एब्जॉर्बर बी के थ्रू जो आउटलेट है या फिर जो वैक्यूम पंप है वो यहाँ से वैक्यूम खींच के एग्जॉस्ट यानी नाइट्रोजन को वापस भेज देता है और जो यहाँ से ऑक्सीजन होती है वो फिल्टर होकर बैलेंस टैंक में चली जाती है। बैलेंस टैंक के थ्रू ऑक्सीजन बूस्टर कंप्रेशर होते हैं जो उसको बूस्ट करते हैं, कंप्रेस करके बूस्ट करते हैं और फास्ट स्पीड पे इसको पहुंचाते हैं और ये फाइनली आपकी इनहेलेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है पीएसए प्लांट के काम करने का होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही थी। मिलेंगे अगले सेशन में, आगे के टॉपिक साइंस एंड टेक के डिस्कस करेंगे एंड बाकी सीरीज भी जल्द पूरी करेंगे। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।